नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ भोपाल से बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। एमडी ड्रग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। तस्कर रबनबाज की हार्ट अटैक से मौत होने की बात सामने आई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मौत हुई, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। कार चलाने के दौरान उसे हार्ट अटैक आया और हृदयघात होने की वजह से रबनबाज की मौत होने की बात सामने आ रही है। पुलिस तलाश कर रही थी रबनबाज को और भोपाल में करीब 1800 करोड़ के ड्रग्स मामले में इसकी तलाश थी। शोएब और ओम पाटीदार अभी भी फरार बताए जा रहे हैं और रबनबाज को एक कार में मृत अवस्था में पाया गया है। ये वीडियो जो है, माफ कीजिएगा, ये जो तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं, उसी तस्कर के होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत होने की बात कही जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि करीब 1800 करोड़ के ड्रग तस्करी मामले में इसकी तलाश पुलिस को थी। और वासु हमारे सहयोगी ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए। वासु, मध्य प्रदेश में आने वाले ड्रग्स की अक्सर चर्चा होती थी कि राजस्थान से इसका संचालन हो रहा है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर रबनबाज का पाया जाना यह निश्चित रूप से इस बात को और पुख्ता भी कर रहा है। और हार्ट अटैक से मौत होने की बात के बारे में भी कुछ डिटेल बताइएगा। बिल्कुल, देखिए 1800 करोड़ रुपए के जो ड्रग्स का मामला था उसमें मुख्य आरोपी था रबनबाज और उसको लेकर लगातार पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई थी, तफ्तीश में जुटी हुई थी। उसकी लगातार पुलिस को तलाश भी थी, लेकिन पुलिस के हत्थे वो चढ़ पाता उससे पहले उसकी मौत हो गई। और ये काफ़ी सनसनीखेज खबर अपने आप में है भी, क्योंकि जब इतना बड़ा कोई आरोपी होता है और इस तरीके से अगर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत होती है तो जाहिर तौर पर आशीष कई तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं। हालांकि प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि कार चलाते हुए उसको हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस और जो तमाम एजेंसीज हैं वो इसकी हर संभावित एंगल से जो है वो जांच करेंगी। चूंकि राजस्थान और एमपी बॉर्डर का लगा हुआ मामला है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। और आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि जो ड्रग्स का कनेक्शन है वो राजस्थान से निकलकर सामने आया था, कि वहां से चाहे रॉ मटेरियल की सप्लाई हो या फिर जो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स आता था उसकी सप्लाई की बात हो या फिर उसके जो तमाम सिंडिकेट्स और तमाम जो तार हैं वो भी इस पूरे इलाके से जुड़े हुए रहे हैं। फिलहाल एक इंतजार जरूर हम लोगों को करना होगा, वो होगा पीएम रिपोर्ट का, क्योंकि जब विस्तृत पीएम रिपोर्ट आएगी तो उसमें कई और जो खुलासे हैं, जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आएंगे। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। 2 आरोपी जो हैं वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि कब तक जांच एजेंसी जो बचे हुए आरोपी हैं उन तक पहुंचती हैं, क्योंकि एक राजदार की मौत होना कहीं ना कहीं इस पूरी जांच को और भी ज़्यादा कठिन और पेचीदा बनाने का काम करता है। छोटा मोटा ये ड्रग्स का कारोबार नहीं था, बड़े पैमाने पर 1800 करोड़ रुपए का मामला। अगर आप इसको देखें तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़े पैमाने पर ड्रग्स की जो हेरफेर है, जो लेन देन है, उसका काम किया जाता रहा होगा। और ये सिर्फ 4-5 नाम नहीं है, इसके अलावा कई और ऐसे लोग हैं जो इस पूरे रैकेट में, सिंडिकेट में शामिल हो सकते हैं। और अगर मौत से पहले ये आरोपी पकड़ा जाता तो जाहिर तौर पर पुलिस को उन तक पहुंचने में भी मदद मिलती। बहरहाल पीएम रिपोर्ट का इंतजार होगा और जांच एजेंसियां तमाम सारे एंगल्स दो और आरोपी हैं, शोएब और ओम, ये कहां हैं आखिर? क्या इस बारे में भी पुलिस अभी तलाश कर रही है, छानबीन कर रही है? कोई डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए इन आरोपियों की भी जो तलाश है वो जारी है, पुलिस छानबीन कर रही है। दावा यही किया जाता है कि जल्द ही इन लोगों तक पहुंचने में कामयाबी मिलेगी, लेकिन ये दावे अगर आप देखें तो लंबे समय से होते हुए आ रहे हैं और एक के बाद एक चाहे वो भोपाल हो, मंदसौर हो, झाबुआ हो, कई जगहों पर ड्रग्स की जो बड़ी खेप है वो पकड़ाई है। और कई बार इन लोगों की जो कनेक्शंस होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं और पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर इन लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश है वो लगातार कर रही होती है। कई बार पुलिस को नारकोटिक्स को बड़ी कामयाबी भी मिली है, लेकिन कई बार पुलिस के हाथ खाली भी रहे हैं। और जिस तरीके से बीते दिनों ड्रग्स के बड़े जाखिरे पकड़ाए हैं, फैक्ट्रीज पकड़ाई हैं, उससे एक बात तो साफ होती है कि अभी भी मध्य प्रदेश में ये जो रैकेट है वो कहीं ना कहीं बना हुआ हो सकता है, संचालित हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। और इसकी तह तक पहुंचना अभी भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जो आरोपी जिनका रिकॉर्ड ज़रूर पुलिस के पास है लेकिन पुलिस की वो गिरफ्त में नहीं है, उन तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। जी वासु, निश्चित रूप से, और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेंगे आपसे और क्या इनपुट्स मिलते हैं इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।
और अगली खबर इंदौर से, जहां पर एक सावेर रोड सेक्टर 1 में एक हादसा हुआ। केमिकल फैक्ट्री में दरअसल भीषण आग लग गई और इस घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की पूरी टीम मौके पर पहुंची और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में टीम जुटी हुई है। दरअसल आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। केमिकल होने की वजह से यह आग बहुत भड़क गई है। इसके बाद की जो तस्वीरें हैं भयावह और डरा देने वाली तस्वीरें हैं। आसपास लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है और आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब देखिए काला स्याह धुआं उठता हुआ, आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। फैक्ट्री प्रेमाइसेस से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, कब की घटना है ये, कब लगभग ये आग लगी थी और कितना और समय इसमें लगने वाला है आग बुझाने के लिए, और क्या अभी इस वक्त बड़ी चुनौती है फायर ब्रिगेड के सामने? देखिए, आग की जो घटना है वो लगभग सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच की बताई जा रही है। चौकीदार ने लगभग 9 बजे फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी कि केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही साथ ही फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास जारी है, लेकिन महज कुछ ही देर के अंदर 3 जो फैक्ट्रियां हैं जलकर खाक हो चुकी हैं। सबसे पहले केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी और आग ने कुछ ही देर में भयावह रूप ले लिया और 2 अन्य जो फैक्ट्रियां जो उससे बिल्कुल पास में लगी हुई थी उसे अपने चपेट में ले लिया। यानी 3 फैक्ट्रियां जलकर खाक हो चुकी हैं। लाखों रुपए का सामान रखा हुआ था जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। फिलहाल इस वक्त दमकल की गाड़ियां मौके पे मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास जारी है। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखा जा रहा है। जो धुएं का गुब्बार है आसमान पे कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है। अफरा तफरी का माहौल बच गया था। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बाणगंगे का एक बड़ा फोर्स भी अवंतिका नगर में लगाया गया कि जो भीड़ इस वक्त आग जहां पे लगी जो फैक्ट्री है उसके आसपास जो भीड़ मौजूद है उसे तत्काल हटाया जाए, क्योंकि अंदर केमिकल रखा हुआ है। केमिकल रखने की वजह से बीच बीच में ब्लास्ट भी हुआ और उसके बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर पूरी जो भीड़ आसपास है उन्हें हटा दिया गया, यानी जगह को खाली करा लिया गया। गनीमत इस बात की रही कि आग को अब लगभग आग पर काबू पा लिया गया। 3 फैक्ट्रियां जलकर खाक हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना यह घटना और बड़ी हो जाती। आगजनी की घटना जो है बड़ी हो सकती है। लेकिन एक बात और भी यहाँ पर जांच में जाननी होगी कि आग आखिर कैसे लगी, ताकि इस तरह की जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं उनमें इस तरह की घटनाओं को होने की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और अगली बड़ी खबर गुना से, जहां पर एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके पीछे का कारण है सिरफिरे आशिक से परेशान एक शख्स जो उसका पीछा लगातार कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था। बताया जाता है कि छात्रा को अश्लील हरकतें करके वो परेशान कर रहा था और छात्रा की मौत के बाद भी उसकी ये हरकतें नहीं रुक रही हैं। वो उसकी फोटोज और वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। आरोपी शख्स नाबालिग छात्रा का रिश्तेदार ही बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी संदीप दीक्षित इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, छात्रा के सुसाइड का तो दुखद मामला है ही, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात कि रिश्तेदार उसके वीडियोस और फोटोज अब भी वायरल कर रहा है। पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये बड़ा ही दर्दनाक मामला रहा। नाबालिग ने कल दोपहर लगभग 3 बजे आत्महत्या कर ली और उस मामले को लेकर जो उसका सरफरा आशिक था वो उसे लगातार परेशान कर रहा था और अभी भी वह बाज नहीं आ रहा है। अभी भी वह सोशल मीडिया पर वो पोस्ट डाल रहा है। लड़की के जो पिता हैं वह फ्रूट का ठेला लगाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या पूरा माजरा था। उसने, मेरी लड़की ने फांसी लगा ली घर में। हाँ। उसको एक लड़का परेशान करता था। हाँ। उसका नाम है सूरज कुशवाहा। हाँ। पिताजी का नाम दौलत राम कुशवाहा। हाँ। उसको टॉर्चर करता था, वीडियो डालता था, यूट्यूब पे डालता था, फेसबुक पे डालता था, इंस्टाग्राम पे डालता था। तो उससे परेशान होकर मेरी लड़की ने आत्महत्या कर ली। आपने पुलिस में शिकायत की? मुझे मालूम नहीं था। मुझे वो क्या है, 9 तारीख को शादी में से आई थी। शादी में हुआ, ये हुआ, शादी से हुआ। हाँ,
मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बच्ची का पैनल के द्वारा जो मेडिकल है जो पीएम किया जाएगा वो पैनल के द्वारा किया जाएगा, चूंकि बच्ची नाबालिग है और प्रेमाइसेस पुलिस का ये कहना है कि हम मामले की तह तक पहुंचेंगे और निश्चित ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। यहाँ पर परिजन भी काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि हमारी बच्ची के साथ में ऐसे कोई कैसे कर सकता है और कैसे उस तरीके से। आप क्या मांग करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से? मैं तो मुख्यमंत्री साहब से ये कहता हूँ कि उस लड़के को फांसी की सजा चाहिए और गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। प्रशासन से यही मेरी कहना है, मेरा यही है कि मेरी लड़की को इंसाफ मिले। आमजन भी हैं यहाँ पर, उनसे हम उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आपका क्या मानना है इस तरीके से जो नाबालिग को परेशान करने का मामला आया है? घटना बहुत दुखद है। मैंने अभी देखा वीडियो, बच्ची की जो अश्लील हरकत करती उस लड़के ने जो वीडियो डाला है, मैं समझता हूँ कि शायद बच्ची ने उसी से सदमा में आकर फांसी लगा ली। अभी भी वो वीडियो डालने से बाज नहीं आ रहा है। अभी भी ये बहुत ही आपराधिक है। इससे सजा, दूसरों को शिक्षा मिले, ऐसी सजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। गुनाह के लोगों की मांग है बिल्कुल, कि और एक नजीर पेश हो, इस तरीके की सजा उस लड़के को देना चाहिए। की आवश्यकता भी है। कानून आगे इस पर निश्चित रूप से कोई उचित निर्णय भी लेगा। बहरहाल अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कहती है, संदीप आप नजर बनाए रखिएगा। पुलिस का पक्ष भी जानना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और देवास में पीपल रावा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। सीएम ने 54 पंचायतों के नाम बदलने का ऐलान किया है। बीजेपी नेताओं ने सीएम से गांवों के नाम बदलने की मांग की थी। इस पर सीएम ने कहा कि सूची लंबी है, लेकिन सभी के नाम बदले जाएंगे। इस्लाम नगर को ईश्वर नगर, मोहम्मदपुर को गंगानगर, हैदरपुर को हीरानगर का नाम दिया गया है और इनके अलावा कुछ और पंचायतें हैं जिनका नाम बदला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए ये घोषणा की थी। और उधर नाम बदलने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा देश में चलाने का बीजेपी पर आरोप लगाया है। मुझे बताया है कि कुछ इनने गांवों की सूची दी है। अब गांवों की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूं। अब देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का एजेंडा पूरे देश में चल रहा है। अब मोहन यादव जी को भी लगा कि मध्य प्रदेश में भी इस एजेंडे को लागू करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की राजनीति से क्या जनता का हित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो नाम बदलने को लेकर सियासी बयानबाजी कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इस तरह की चर्चा का दौर चला है। वरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, लगभग कितने गांव हैं और ये कौन कौन से गांव हैं, किन क्षेत्रों में पड़ने वाले गांव हैं और क्या इनके नामों को बदले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? क्या कुछ औपचारिकताएं करनी होंगी इसके लिए? देखिए, बिल्कुल जो देवास जिले में टोटल 54 गांव हैं, उन 54 गांवों के नाम बदलने की घोषणा जो है सीएम मोहन यादव यहां पर करके गए हैं। पीपल रावा में वे आए थे और उन्होंने यहां पर नाम बदलने की घोषणा की है। बता दें कि यहां पर हाट पिपलिया है, देवास जिला है। देवास जिले के अलावा जो जितने भी बागली हैं, कांटाफोड़ है, व अन्य जगहों पर जो है जितने भी नाम है, उन नामों को 54 नामों को, सभी नामों की घोषणा यहां पर सीएम करके गए हैं। इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस भी राजनीति करती नजर आ रही है। वह कह रही है कि कहीं न कहीं इतिहास में भी जो नाम है पुरुषों के, वो बदल देना चाहिए। जैसे बाज बहादुर का नाम वीर बहादुर कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। और वरुण, ये चूंकि एक बड़ा ही मामला है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर आ रही हैं और सज्जन सिंह वर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं। जी बिल्कुल, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा जो है। मैं लौटूंगा वरुण आपके पास। हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है हितेश भाई। ये आरोप सज्जन सिंह वर्मा का कि बीजेपी और बीजेपी की सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। अगर किसी क्षेत्र का नाम इस्लामपुर है और उसे ईश्वरपुर या ईश्वर नगर किया जा रहा है, तो ये आरएसएस का एजेंडा है क्या? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि सज्जन सिंह वर्मा का एजेंडा तो पारिवारिक है। कैसे, मैं बताता हूं। और हमारा एजेंडा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एजेंडा भारत का निर्माण है। ये लोग जब नगर बनाते हैं तो पता क्या करते हैं? मोतीलाल नेहरू है ना, तो मोती नगर बना देंगे। जवाहरलाल नेहरू के जवाहर नगर, नेहरू नगर बना देंगे। इंदिरा नगर, राजीव नगर,
यहाँ से चलते चलते भैया ये लोग तो पीसी नगर और ईश्वर नगर तक आ गए, और सब अवैध बस्तियां जो आपने देखा होगा ना, अभी उकारी पचारी भी जा रही हैं। वहीं पर यदि जो मुस्लिम तुष्टीकरण उन इलाकों में किया गया जहां पर कोई मुस्लिम संप्रदाय है ही नहीं, सामाजिक लोग है ही नहीं वहां पर, जिनका कोई लेना देना नहीं है, गंदे नाम है कई जगह, तो ऐसे नाम है जिनका उच्चारण नहीं कर सकते। तो यदि उन नामों को आज की वर्तमान परिस्थिति में सम्मानजनक और गौरवशाली स्थिति में लाया जा रहा है, तो हाँ, ये भारत के पुनर्निर्माण का एजेंडा है और हम इसको करेंगे। उसमें क्या है, सज्जन सिंह वर्मा का खुद का ही नाम ले लो आप, उनके नाम से कभी आपको सज्जन दिखाई दिए क्या? आप यूट्यूब और गूगल करिए, आप कितने असज्जनी आपको असज्जन के रूप में बयान सामने आएंगे कि आप खुद प्रश्न उठाओगे कि भाई इनका नाम भी सज्जन से बदल कर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इनको। विपक्ष की संतुष्टि के लिए वाजपेयी जी, क्या इस बारे में पहले चर्चा किए जाने की आवश्यकता है कि भाई ये जगह का नाम क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि ये नाम बदलने की जो मांग है वो लोगों के द्वारा पहले की गई थी, वहां के लोगों ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई कि इस जगह का नाम बदला जाए, तब ये संज्ञान में लाया गया है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। भाई सीएम साहब खुद थोड़ा ना कर रहे हो, वो तो उन गाँव में गए भी नहीं होंगे, वो तो उन गांव के लोग ही इकट्ठे होके बोल रहे हैं, वहाँ के सरपंच बोल रहे हैं, ग्राम पंचायतें बोल रही हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, समाज के लोग बोल रहे हैं, तो वो लोग तय करेंगे या सज्जन या दुर्गन जैसे लोग तय करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? नाम जब भी कहीं का नाम बदला गया, इन्होंने इसे राजनीति से जोड़ा, इसका भी कोई इलाज है कि इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए? लोगों की भावनाएं तो इसके लिए काम किया जा रहा है। भाई राजनीति क्या होती है? लोगों की भावनाओं के अनुकूल काम करना ही तो राजनीति। और क्या है? हितेश भाई, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। एक सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया जब 54 गांवों के नाम बदलने को लेकर बात हुई, तो वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा आगे बढ़ा रही है बीजेपी, इसलिए नाम बदला जा रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो। इनकी सरकार जो है हजारों गांव के नाम जो है जाति सूचक शब्दों के नाम पर हैं। ये जो है ढोंग करते हैं कि ये समता में विश्वास करते हैं, समानता में विश्वास करते हैं, समरसता में विश्वास करते हैं। उनके नाम क्यों नहीं बदलते? स्कूलों के नाम है चमरौला स्कूल, ये तो संविधान के खिलाफ है, इस पर तो इनकी नजर जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समाज के उन लोगों को जो है जिनके पास संविधान सम्मत अधिकार है उन्हें कुचल के रखना चाहते हैं, और एक वर्ग विशेष के लोगों के नाम बदल के ये माहौल बनाना चाहते हैं कि साहब जो है देखो हम कितना मजा लूट रहे हैं। ये इनको शर्म जिस पर आनी चाहिए। आज देश में तो संविधान कहता है कि आप इस तरह के नाम नहीं ले सकते, न रख सकते। उन गाँव के नाम क्यों नहीं बदलते? हम तो लगातार मांग करते चले आ रहे हैं। ये जो है उसके नाम पर तो इनकी हवा निकलती है। उसके नाम भी बदलो आप में, अगर जो है साहस है तो। अगर आप न्याय में विश्वास करते हैं, समता में विश्वास करते हैं, समानता में विश्वास करते हैं, तो वो तो बड़े अपमान सूचक नाम है। बिल्कुल, और उन पे नजर नहीं जाती कि अब आगे उन्हीं पर आगे निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो ये गांव के नाम बदले जा रहे हैं इनमें से कई गांव के लोगों के द्वारा ये आवेदन दिया गया था कि उनके क्षेत्र के गांव के नाम बदले जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। और न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान जगह के नाम बदले जाने पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। कई स्थानों के नाम बदल दिए, मध्य प्रदेश में पंचायतों के भी नाम बदले जा रहे हैं। मौलाना का नाम विक्रम नगर, गजनी खेड़ा का नाम चामुंडा माता नगरी के नाम पर हो गया है, जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर कर दिया है। क्यों? अब मेरे को आप प्रश्न बताइए, जहां के आपने विषय उठाए, मौलाना, पूरे गांव के अंदर एक भी मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति नहीं, कोई मौलाना नहीं वहां पे। फिर गांव का नाम मौलाना क्यों होना चाहिए? मेरे को आप समझा दो। अतीत के कोई कालक्रम में कोई ऐसा आक्रांत आया होगा जिसने अपनी दादागिरी से वहां अपनी बात मनवा ली, तो हम मरे सांप को कब तक गले में लटकाते घूमते रहेंगे? उसका तो। पर आपको लगता है नाम बदलने से सांप मर गया है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जब कोई है ही नहीं गजनी खेड़ी में। गजनी आया था 1000 साल पहले, जब पवित्र सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए वो दिल्ली के रास्ते से सोमनाथ गया था, और धन असबाब और बाकी व्यवस्था के बलबूते पर वो भारत के बाकी लोगों के पुरुषार्थ से डर करके उसने रास्ता बदल के उज्जैन के रास्ते से अफगान गया। ऐसे में वो गजनी खेड़ी हमारी मां चामुंडा का मंदिर तोड़ के चला गया।
और उसके बाद वो 2-3-4 दिन रहा तो उसका नाम गजनी खेड़ी कर दिया। आपने तो ये 1000 साल बाद भी हम उसका चामुंडा माता नगरी नाम नहीं रखेंगे तो हमको लगता सरकार में आना के नहीं, मतलब अपना आना बेकार हो गया। हमारे अपने अतीत के गौरवशाली प्रश्न से किसी को क्यों कष्ट होना। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।